नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुग़ल साम्राज्य को कवर करेंगे। मुग़ल साम्राज्य काफ़ी बड़ा था और काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे जो मेडिवल हिस्ट्री है उसका। इससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं और इसमें फैक्ट भी काफ़ी हैं, तो आपको बस सुनते जाना है। पहले भी आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने जो फैक्ट यहाँ पे बताए हैं आप उनको पढ़िए और उनको रिवाइज कीजिए, तो आपको मुग़ल साम्राज्य के बारे में एक ओवरव्यू पता चल जाएगा। तो मुग़ल साम्राज्य की जो स्थापना है वो बाबर ने की थी। सबसे पहले मुग़ल साम्राज्य का जो टाइम पीरियड है वो है 1526 से 1707 तक। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। और 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी। उसके बाद भी मुग़ल हुए हैं, लेकिन उनका जो साम्राज्य था वो बहुत ही सीमित एरिया में था। तो जो मुग़ल साम्राज्य है वो 1526 से 1707 तक ही माना जाता है। अब बाबर का टाइम पीरियड 1526 से 1530 तक ही था, 4 साल का। ये एक चगताई तुर्क था। मतलब अब आधुनिक जो तुर्की है ना, इसके आसपास के एरिया से आए थे चगताई तुर्क। इनके मतलब कबीले होते थे उस समय, तो चगताई तुर्क था उस हिसाब से। पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। माता की ओर से ये जो मुग़ल थे वो चंगेज खां के वंशज थे और पिता की ओर से तैमूर लंग, नाम सुना होगा, तो ये तैमूर लंग के वंशज थे। 1526 में मैंने बताया कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में और दिल्ली और आगरा अपने कब्जे में कर लिया। ये भी मैं इससे पहले वाले वीडियो में करा चुका हूँ। सल्तनत काल में जो वीडियो बनाया है कि जो बाबर है उसको भारत में इनवाइट किया था इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और पंजाब के गवर्नर दौलत खां तथा राणा सांगा ने। और ये तुझके बाबरी, जो बाबर की आत्मकथा है तुझके बाबरी, उसके अकॉर्डिंग है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध है उससे संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। बाबर की खासियत ये थी कि ये अपने दुश्मन से भी सीखता था। उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में युद्ध की तुलुगामा पद्धति का प्रयोग किया था। बस ये पद्धति का प्रयोग किया था, क्या होता है कैसे होता है ये आपको याद नहीं रखना है। तो इसमें इसके 2 निशानेबाज प्रमुख थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। इनको नाम याद रखने हैं आपको। बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्ध इम्पॉर्टेंट हैं और वो सीरियल वाइज है, मतलब 1526 से लगा के 1529 तक, और 1530 में इसकी डेथ हो जाती है। तो इनके ईयर याद रखना बहुत ईजी है, 1526, 1527, 1528 और 1529। और इसके मतलब कौन युद्ध का क्या नाम था उसके बारे में भी ट्रिक है। आप लोगों ने जिन्होंने पहले पढ़ा है मुग़ल साम्राज्य तो उन्होंने पढ़ा ही होगा। पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर को गया। तो पानी पिया से पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया, खाना खाया का मतलब खानवा का युद्ध, चांद देखा मतलब चंदेरी का युद्ध, और घर को गया मतलब घाघरा का युद्ध। अब बाबर के अपोजिट में कौन था? तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध था उसमें इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थक थे इसके अपोजिशन में। खानवा का युद्ध जो था उसमें बाबर ने राणा सांगा व राजपूत शासकों को हराया था। और चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया था इसने। और जो लास्ट था 1529 में घाघरा का युद्ध, उसमें इसने अफ़गानों को फाइनली पराजित कर दिया था और 1530 में इसकी डेथ हो गई थी। नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैंने 1527 के बाद एरो लगाया है क्योंकि ये 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें इसने सबसे पहले जिहाद शब्द का प्रयोग किया था और गाजी की उपाधि धारण की थी।
तो क्वेश्चन आएगा कि किस युद्ध में बाबर ने सबसे पहले जिहाद शब्द का प्रयोग किया था, तो वो था खानवा का युद्ध, और इसी युद्ध में उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हम लोग देख लेते हैं। काबुल विजय के उपरांत इसने पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की थी। जो इसके पूर्वज थे वो मिर्ज़ा की उपाधि धारण करते थे। जैसे इनके पिताजी का नाम था मिर्ज़ा उमर शेख, तो उमर शेख उनका नाम था, उन्होंने सब टाइटल लगाया था अपने नाम से पहले मिर्ज़ा। सैबानी खां जो उज्बेकिस्तान का शासक था, उसने 1501 में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित किया था, और इस युद्ध में उज्बेकों ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था, तो उसने वो पद्धति इसी सर ए पुल के युद्ध से सीखी थी। तो ये जो बाबर था ये अपने दुश्मनों से भी सीखता था। बाबर ने तोपों को सजाने की तुलगमा पद्धति और आटोवन पद्धति का भारत में सबसे प्रथम प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया, मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब पानीपत के प्रथम युद्ध में एक फैक्ट ये था कि लोधी की जो संख्या थी सैनिकों की वो बाबर से कई गुना ज़्यादा थी, लेकिन जो बाबर था वो एक कुशल सेना नायक था, और जो इसकी तोपें थी उन्होंने इम्पोर्टेंट फैक्टर पे प्ले किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो बाबर ने कहाँ कहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया था? काबुल, पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। तो ये जो उत्तर प्रदेश का एरिया है उसमें आपका दिल्ली आ गया और इधर आगरा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा गया है यहाँ पे कि बाबर की जो आत्मकथा थी उसको तुझके बाबरी या बाबरनामा दोनों बोलते हैं। तो ये बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी, लेकिन मुग़लों की ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी, मतलब राजकीय भाषा थी, वो फ़ारसी थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पता नहीं कितने एग्जाम्स में आया है कि जो मुग़ल थे उनकी जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी, तो वो थी फ़ारसी। और ये भी आ जाता है कि कोई एक दे देगा आपको बुक का नाम, वो बोलेगा कि किस भाषा में लिखी गई थी। तो जो तुझके बाबरी या बाबरनामा ये तुर्की में लिखी थी बाबर ने। तो तुझके बाबरी तुर्की भाषा में थी और इसका बाबरनामा नाम से फ़ारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया था। इनके बारे में और आगे फैक्ट आएंगे जब अकबर को हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय। और बाबर ने अपनी जो आत्मकथा तुझके बाबरी लिखी है, इसमें दक्षिण में जो कृष्णदेव राय हुए हैं ना, विजयनगर साम्राज्य के महान शासक, उनके बारे में और मेवाड़ राज्य के बारे में जिक्र किया है। बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली, गद्य पद्य होता है, मैंने बताया ना, कविताएं जैसे हिंदी में होती हैं उनको पद्य बोलते हैं। तो पद्य शैली का जो मुबैयान पद्य शैली थी इसका जनक बोला जाता है उसको। बाबर नक्शबंदी सूफ़ी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। तो जो बाबर था वो ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का फॉलोअर था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आगे क्वेश्चन दिया गया है, बाबरी मस्जिद दो हैं, एक है संभल में, तो उसका निर्माण बाबर ने कराया था, और जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद जिसका 91-92 में विध्वंस हुआ था उसका कंट्रोवर्सी है, तो उस जो बाबरी मस्जिद अयोध्या में है उसका निर्माण इसके एक सेना नायक मीर बाकी ने करवाया था। आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। बाबर का जो टाइम पीरियड है उससे हमको धैर्य व संकल्प की शिक्षा मिलती, क्योंकि बाबर ने भारत तो ये इसलिए आया था क्योंकि उसको वहाँ से मध्य एशिया से खदेड़ दिया गया था। इससे पहले ये अपने ज़्यादातर युद्धों को हार गया था, लेकिन इंडिया में जब ये आया तो इसने अपने चारों युद्ध जीते और यहाँ पे एक विशाल मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। हालांकि उसके बाद इनकी डेथ हो गई, लेकिन इनके लाइफ से ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। और जो बाबर का जो शव था उसको पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था और उसके बाद
उसको काबुल में उनके द्वारा चुने गए स्थान में दफनाया गया था। बाबर की उदारता के कारण इनको कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो ये हो गया बाबर का पोर्शन ख़त्म। हमको बाबर के बारे में इतनी चीज़ें पढ़नी है। और जो अगले शासक है वो है हुमायूं। इनका पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इनका टाइम पीरियड था पहले 1530 से 1540, और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो शेर शाह सूरी था, जो सूर्य वंश के संस्थापक थे, उन्होंने इनको हराया था 2 युद्धों में लगातार। तो इसके बाद ये वापस उधर चले गए थे अफ़गानिस्तान की तरफ, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर। उसके बाद जब सूर्य साम्राज्य कमज़ोर पड़ा तो फिर ये 1555 में यहाँ पे आए थे और इनकी शायद 56 में डेथ हो गई थी। आगे हम लोग देखेंगे कि कब इनकी डेथ हुई थी। इनके पिताजी का बाबर थे और जो माताजी थी उनका नाम था माहम बेगम। भाई बहनों के बारे में देखते हैं तो इनके 3 भाई और 1 बहन। इनके नाम यहाँ जो प्रमुख हैं वो हैं ये कामरान, उसने काबुल और कांधार का एरिया वहाँ पे शासन किया। जो अस्करी उन्होंने संभल, और हिंदाल वो अलवर और मेवाड़, और जो गुलबदन बेगम है इनकी बहन थी, इन्होंने हुमायूंनामा लिखा है। जो हुमायूं की जो आत्मकथा है हुमायूंनामा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। क्वेश्चन आ जाता है कि हुमायूंनामा किसने लिखा है, तो हुमायूंनामा इनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है। इन्होंने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शा प्रदेश दिया था। आगरा में इनका राज्याभिषेक हुआ। ये 2 मैं पॉइंट लिखा है, हुमायूं की आत्मकथा में बता ही चुका हूँ। इन्होंने दिल्ली के निकट दीन पनाह शहर की स्थापना की। अब इनके द्वारा लड़े गए युद्ध हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 1531 में कलिंजर पर आक्रमण किया और यहाँ से धन और क्षतिपूर्ति प्राप्त कर वापस आ गया। देवरा का युद्ध 1532 में, और 1532 में ही चुनारगढ़ का घेराव किया था। तो देवरा के युद्ध में इन्होंने अपना अफगानों को हराया था, और चुनारगढ़ का घेराव 1532 में किया था, और उसमें इन्होंने शेर शाह सूरी को हराया था, और शेर शाह सूरी ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। और जो शेर शाह सूरी था उसने कुतुब खान, जो इनका पुत्र था शेर शाह सूरी का, उसको हुमायूं की सेवा में भेजा था। 1535-36 में गुजरात के शासक बहादुर शाह से इनकी लड़ाई हुई। तो हुमायूं का गुजरात और मालवा पे कब्जा तो हो गया, लेकिन 1 साल में ही वहाँ पे रानी कर्मवती ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। चुनारगढ़ की विजय 1538 में। दोबारा इन्होंने चुनारगढ़ पे आक्रमण करके 1538 में उसको जीता। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, उसमें शेर शाह सूरी ने इनको हरा दिया। और जो चौसा का युद्ध यहाँ पे शेर शाह सूरी से रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं। इनके बचपन का नाम फरीद था। इनका मकबरा सासाराम बिहार में है। इन्होंने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की। इन्होंने शेर खां, इनका पहले नाम था, तो शेर खां से शेर शाह की उपाधि धारण की। इनका जो अंतिम अभियान था वो कलिंजर का था। उसमें भी कुछ है कि बम फेंक रहे तो इनके ऊपर ही फट गया, तो इससे घायल हो गए, तो इनकी डेथ हो गई 1545 में। तो 1539-1540 इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हुमायूं के टाइम पीरियड में, कि इन दोनों युद्धों में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था और दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लिया। तो हुमायूं सिंध भाग गया। सिंध प्रांत है ना पाकिस्तान का, जो पंजाब का एरिया है वो सिंध प्रांत बोलते हैं उसको। अब जब 1540 में हार गए तो इनका निष्कासित जीवन व्यतीत किया। इन्होंने 1541 में मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो से विवाह किया, और इन्हीं से अकबर का जन्म हुआ, हमीदा बानो से। तो मतलब हमीदा बानो अकबर की मदर थी। जो ईरान का शाह था उसने इनकी सहायता के लिए वो तैयार हुआ, लेकिन वो बोला कि आप शिया धर्म को अपनाइए। जो मुस्लिम धर्म है उसमें 2 संप्रदाय हैं, शिया और सुन्नी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, एस्ट्रोलॉजी में। अब दोबारा 1555 में मच्छीवार का युद्ध हुआ। इसमें इसने पंजाब को जीता, और 1556 में सरहिंद के युद्ध में अफगानों को पराजित किया। इस समय इसकी 1545 में
शेरशाह सूरी की डेथ हो गई थी, तो जो सूर्य साम्राज्य उसने स्थापित किया था वो कमज़ोर हो गया था। और ये 1555 में हुमायूं ने पंजाब को वापस जीता और सरहिंद के युद्ध में 1556 में अफगानों को हराया। तो जो मुगल सेना का नेतृत्व था उस समय बैरम खान ने किया था सरहिंद के युद्ध में, और जो अफगान सेना का नेतृत्व किया था वो सिकंदर सूर ने किया था। 1556 में दीन पनाह के पुस्तकालय, दीन पनाह याद आ रहा होगा, मैंने पहले बताया कि जो बाबर था उसने दिल्ली के निकट दीन पनाह शहर की स्थापना की थी। तो उसके पुस्तकालय जिसका नाम शेर मंडल था उसकी सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो हुमायूं थे इसकी डेथ कैसे हुई थी, तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुई थी। इनकी पत्नी हाजी बेगम ने दीन पनाह मतलब दिल्ली में इनका मकबरा बनाया है। अभी भी ये है हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में बहुत ही फेमस है, आप देखने जा सकते हैं। इसके बारे में 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं कि ये सफ़ेद संगमरमर से बना है और भारत का पहला दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। और इसके वास्तुकार का नाम आपको याद रखना है मिर्जा गियास, ये पूछ लेता है। ये 2 पॉइंट आपको इनके मकबरा जो है दिल्ली में उसके बारे में याद रखना है। तो ये हो गया है हुमायूं का पोर्शन ख़त्म। अब हम लोग देखेंगे अकबर को। तो अकबर का जो टाइम पीरियड था वो था 1556 से 1605। इन्होंने लगभग 49 ईयर रूल किया था। इतने साल, लगभग 49 साल औरंगजेब ने भी रूल किया था। जो अकबर का जन्म हुआ था 1542 में अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हमीदा बानो बेगम से। तो मैंने बताया कि हमीदा बानो बेगम से अकबर का जन्म हुआ था। ये हमीदा बानो बेगम इनकी मदर थी। बचपन का नाम अकबर के जलाल था। इनके बारे में कई मूवी और सीरियल बने हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा। इनका राज्याभिषेक कन्नौर में 1556 में हुआ था। इनके शिक्षक थे अब्दुल लतीफ़ और लाला कलावंत। तो जो अब्दुल लतीफ़ थे वो ईरानी के शिक्षक थे और लाला कलावंत हिंदू संगीत की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। लेकिन आपने तो पढ़ा होगा कि जो अकबर था वो अनपढ़ था। तो बस आपको शिक्षकों के नाम याद रखने हैं, अब इसमें जाना नहीं है कि इन्होंने क्या इनको पढ़ाया। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी, इस नाम से ये गद्दी पे बैठे। बैरम खां जो पहले हुमायूं बैरम खां 1556 से 1560 तक इनके संरक्षक रहे थे। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था मतलब मुग़लों और हेमू के बीच, उसमें जो एक्चुअल में नेतृत्व था वो बैरम खां का ही था। तो आपको याद रखना है पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो 1556 में हुआ था मुग़लों और हेमू के बीच में। अगला पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया गया है कि हेमू को भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार शिवाजी को भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य मानते हैं। तो यदि क्वेश्चन आएगा कि किसको भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता है, तो टिक आपको हेमू को ही करना है। शिवाजी वहाँ पे दिए नहीं होंगे ऑप्शन में, यदि दिए होंगे तो अभी आपको हेमू को ही टिक करना है। इनसे रिलेटेड मतलब अकबर से रिलेटेड ईयर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने कब क्या क्या किया। 1562 में इन्होंने हरमदल से मुक्ति प्राप्त की। 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुग़लों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में, जो मुग़ल सेना का नेतृत्व तो मान सिंह व आसफ़ खां कर रहे थे, जबकि जो मेवाड़ की सेना थी उसका नेतृत्व हकीम खां सूर कर रहे थे। जो ये युद्ध था इसमें जो मेवाड़ था उसके जो शासक महाराणा प्रताप थे, तो अकबर चाहता था कि राणा प्रताप इनकी अधीनता स्वीकार कर लें। लेकिन आपने इनके बारे में सुना ही होगा कि इन्होंने जंगल में अपना समय व्यतीत किया, लेकिन इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की अकबर की। लेकिन इनके जो पुत्र थे राणा अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप की डेथ के बाद इनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और चित्तौड़ की संधि हुई थी राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच में। जो
अकबर था उसका जो सबसे पहला वैवाहिक संबंध वो कछवार राजपूतों से हुआ था। उसमें उसने आमेर के राजा बिहारी मल, उनको बहारमल भी बोलते हैं, बहारमल नाम से आपने सुना होगा, उन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री हरखाबाई, जिनका नाम जोधाबाई भी आपने सुना होगा, उनसे विवाह किया। तो विवाह संबंध स्थापित करने का उद्देश्य मेन ये होता था कि इससे ये लोग ये विद्रोह करने की नहीं सोचेंगे। तो एक ट्रिक होती थी। अकबर ने लोगों को एक स्त्री से एक ही स्त्री से विवाह करने के लिए जो पुरुष थे उनको आदेश दिया था, लेकिन यदि उनको उस स्त्री से संतान नहीं है तो वो दूसरा विवाह कर सकते हैं। अब कितना लोग मानते थे इसको वो उस पर हमको नहीं जाना है। अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहाँ पे अकबर अक्सर जाया करता था। और 1572 में गुजरात विजय के दौरान अकबर पहली बार पुर्तगालियों से मिला और उसने पहली बार समुद्र को देखा था। जो गुजरात विजय थी उसी को सरनाल का युद्ध भी बोला जाता है। अगला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्मिथ हिस्टोरियन रहे ये, इन्होंने गुजरात अभियान को दुनिया का सबसे द्रुतगामी अभियान कहा है, मतलब फास्ट। और 1576 में बंगाल और बिहार को भी अकबर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। एक पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है, स्वामी हरिदास जो संगीतज्ञ थे उनको अकबर ने अपने दरबार में बुलाया, लेकिन अकबर के दरबार में वो नहीं गए, तो अकबर स्वयं उनकी कुटिया में संगीत सुनने जाया करते थे। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग देखेंगे कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा के अलावा जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स थी उनके बारे में। तो यहाँ पे भी एक जामा मस्जिद थी। जामा मस्जिद ये तीसरी हो गई। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि आगरा में भी जामा मस्जिद है, दिल्ली में भी है जामा मस्जिद। पंचमहल जो इसका नक्शा है वो बौद्ध विहार की तरह है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा ये भी फतेहपुर सीकरी में है। स्वर्ण महल, इसको मरियम महल बोलते हैं। जोधाबाई महल, दीवाने खास, दीवाने आम और बीरबल कोठी, ये आपको प्रमुख बिल्डिंग्स थी जो फतेहपुर सीकरी में थी। नोट यहाँ पे दिया है, याद रखना आपको। जहांगीर महल आगरा किला में जो है वो अकबरी शैली का प्रथम उदाहरण है। तो अकबरी शैली का प्रथम उदाहरण जहांगीर महल है, और जहांगीर महल आगरा के किला है जो आगरा फोर्ट वहाँ पे स्थित है। अकबर की दाई माँ महामंगा के पुत्र अदम खां ने अकबर के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी थी, इसलिए अकबर ने स्वयं ही अदम खां को मार दिया था। ये पॉइंट याद रखना है। मंडला की रानी दुर्गावती ने अकबर के साथ युद्ध किया था, तो बस याद रखिए कि रानी दुर्गावती की भी लड़ाई हुई थी अकबर के साथ में। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, अहमदनगर की शासिका चांद बीबी ने संधि के तहत अकबर को बरार दिया था। बरार एरिया का नाम था, वो दिया था चांद बीबी ने। चांद बीबी का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा हिस्ट्री में। इनके कार्यकाल में इनके पुत्र जो सलीम थे उन्होंने विद्रोह कर लिया और इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह रूल करना स्टार्ट कर लिया। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सलीम एक्चुअल में जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। शेख सलीम चिश्ती जो थे उनसे बहुत प्रभावित थे अकबर, तो उन्होंने उनके नाम पे ही अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम रखवाया था। तो जो सलीम थे मतलब जहांगीर था, उसने बुंदेला शासक सरदार वीर सिंह की हेल्प से अबुल फजल की हत्या करवाई थी। आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और उनकी हत्या जहांगीर ने करवाई थी बुंदेला सरदार वीर सिंह की हेल्प से, क्योंकि इनकी बनती नहीं होगी, सीधी सी बात है। कुछ ईयर इंपॉर्टेंट हुए आपको याद रखने हैं। 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें मैंने स्टार नहीं लगाया लेकिन आप लगा सकते हैं कि 1571 में इसने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी।
1575 में इबादत खाने की स्थापना की थी। इसमें अकबर सभी रिलीजन के जो विद्वान होते थे उनको बुलाता था और उनसे डिस्कशन करता था। वो समझना चाहता था कि जो अलग अलग धर्म है उसमें क्या क्या बातें बोली गई हैं। 1578 में इन्होंने इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों के प्रवेश को अनुमति दे दी। 1579 में मजहर की घोषणा की और 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया। 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो दीन इलाही धर्म था इसके जो मुख्य पुरोहित वो अबुल फजल थे। फ़ानी इतिहासकार हैं, इन्होंने इसको एक स्वतंत्र धर्म कहा है। इलाही संवत चलवाया 1583 में और 1585 में राजधानी आगरा से लाहौर स्थानांतरित की। एक्चुअल में इस टाइम पीरियड में लाहौर क्षेत्र में विद्रोह होने लगे थे, तो इन्होंने अपनी राजधानी आगरा से लाहौर स्थानांतरित की थी। इन्होंने बाल विवाह रोकने के भी प्रयास किए और अपनी मर्जी से विवाह की स्वतंत्रता देने व सती प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। 1573 में इन्होंने घोड़ों को दागने की प्रथा का भी पुनः प्रचलन किया था, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मनसबदारी प्रथा 1574 से 75 के बीच में स्टार्ट की थी। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि मनसबदारी प्रथा क्या थी। ये जो मनसबदारी प्रथा थी वो मंगोलिया मध्य एशिया में पड़ता है। जो चाइना है ना, इसके ऊपर जस्ट है, चाइना और रसिया के बीच में पड़ता है मंगोलिया, जिसमें जात मतलब व्यक्तिगत पद व सवार मतलब घुड़सवारों की संख्या, हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों के रख रखाव का दायित्व दिया जाता था, क्योंकि घोड़ों की यात्रा में आराम भी देना होता था और बदलना होता था। मीर बख्शी ये प्रधान सेनापति के अलावा सैन्य विभाग के प्रमुख थे। ये मनसबदारों की सूची रखते थे, सैनिकों की भर्ती करते थे, वो उनके शस्त्रों की व्यवस्था तथा निरीक्षण कार्य करते थे। मीर बख्शी पोस्ट थी एक। मुजफ्फर खां तुर्वती ये प्रथम दीवान थे और राजा टोडरमल आर्थिक मामलों व राजस्व के सर्वोच्च अधिकारी थे। इनकी फेमस है बंदोबस्त व्यवस्था, जो इसको देसाला व्यवस्था भी बोलते हैं या आईने देसाला व्यवस्था बोलते हैं। ये मालगुजारी सुधारों से रिलेटेड थी, ये याद रखना है आपको। ये शुरू की थी टोडरमल ने। भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली, जबकि दक्कन में भू राजस्व का आधार हल की संख्या होती थी। अब हम लोग संगीतकार जो तानसेन हुए हैं, इनके नवरत्नों में उनका तानसेन का जो ओरिजिनल नाम था वो रामतनु पांडे था और अकबर ने इनको मियाँ की उपाधि दी थी। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सुलह कुल ये क्या था? इस नीति ने अकबर को धार्मिक सहनशीलता, पंथ निरपेक्षता और राजनीतिक उदारवादी के रूप में स्थापित किया, आप ये समझ सकते हैं। कुछ लोगों ने इनको प्रबुद्ध निरंकुश शासक भी बोला। और जौनपुर के तो जो काजी थे, धर्मगुरुओं को बोलते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, उन्होंने इनके खिलाफ फतवा भी जारी किया था अकबर के खिलाफ। सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ शिक्षा सुधार भी किए, जबकि अकबर स्वयं निरक्षर था, तो इन्होंने शिक्षा सुधार तो भी किए, लेकिन ये खुद इलिटरेट थे, मैं पहले बता चुका हूँ। हम लोग अकबर के नवरत्नों के बारे में देखेंगे, तो उसमें से पहले हैं अबुल फजल। इनका जन्म आगरा में हुआ था। इन्होंने अकबरनामा लिखी है, अकबर की आत्मकथा। आईनी अकबरी बहुत ही फेमस है, इनकी रचना है आईनी अकबरी। जो पंचतंत्र है, विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र। जो पंचतंत्र है एक्चुअली ओरिजिनली संस्कृत भाषा में लिखा गया था, तो उसका फारसी में अनवर सादात नाम से अनुवाद इन्होंने किया था अबुल फजल ने। इनकी अमेरिका की खोज का वर्णन भी इन्होंने किया है और कालिए दमन का फारसी में अनुवाद किया। दूसरे हैं फैजी, नवरत्नों में दूसरे हैं फैजी राज कवि थे। आपको याद रखना है कि जो अकबर के दरबार में राज कवि थे वो फैजी थे, ये अनुवाद विभागाध्यक्ष थे। इन्होंने लीलावती जो एक मैथ की बुक थी उसका फारसी में अनुवाद किया, और इनके निर्देशन में अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का रज्मनामा के नाम से अनुवाद किया। आपको ये याद रखना है कि बदायूनी ने महाभारत और रामायण दोनों का फारसी में अनुवाद किया था, तो जो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया उसको रज्मनामा बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं दोनों पॉइंट। जो तुलसीदास जी थे वो इन्हीं के टाइम पीरियड में थे, अकबर के ही।
पूछ जा देते हैं, जैसे कि कालिदास किसके समकालीन थे, कबीरदास जी किसके समकालीन थे। जो तानसेन थे महान संगीतज्ञ थे, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो अकबर ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? काष्ठाभरण वाणी विलास। जो बैजू बावरा थे वो तानसेन के ही समकालीन थे। बैजू बावरा के भी नाम सुना होगा, ये भी संगीतज्ञ थे। बीरबल इनके विशेष सलाहकार थे। जो बीरबल थे उनका वास्तविक नाम था महेश दास। राजा टोडरमल नवरत्नों में से थे, वो राजस्व और वित्त मंत्री थे और दयाशाला व्यवस्था इन्होंने शुरू की थी। नोट लिखा है, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में है। आपको याद रखना है, राजा टोडरमल के नाम से भूलेख प्रशिक्षण संस्थान है हरदोई में। अगले हैं राजा मान सिंह प्रधान सेनापति थे, वो आमेर के कछवाहा राजपूत थे। अब्दुल रहीम खान खाना, ये बैरम खां के पुत्र थे, एक कवि थे और इन्होंने नगर शोभा नामक ग्रंथ लिखा है। और बाबर नामा का फारसी में अनुवाद इन्होंने ही किया है। जब हम लोग अभी मैं बाबर बता रहा था, उनकी जो आत्मकथा थी ना तुझके बाबरी, वो उन्होंने तुर्की में लिखी थी, तो उसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, उसको बाबर नामा के नाम से। मुल्ला दुप्याजा इनके रसोइया थे और मंत्री भी थे। फ़कीर अजीउद्दीन अकबर के निजी चिकित्सक थे। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो राल्फ फिच है वो अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज़ था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन अकबर और इंग्लैंड की राजधानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में हुआ था, जबकि अंग्रेज भारत में व्यापार करने जहांगीर के समय में आए थे। तो जो राल्फ फिच था वो व्यापार करने के उद्देश्य से नहीं आया था, इस हिसाब से ऐसा लगता है। व्यापार करने के उद्देश्य से जो अंग्रेज़ थे वो सबसे पहले जहांगीर के टाइम पीरियड में आए थे। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला जो अंग्रेज़ था वो राल्फ फिच था। जैन साधु हरि विजय अकबर के दरबार में रहा और अकबर ने इन्हें जगत गुरु की उपाधि दी। जगत गुरु की उपाधि दी थी जैन साधु हरि विजय को। इसी से पता चलता है कि जो अकबर थे वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। जरी कलम या जरीन कलम क्या है? इसको सुनहरी कलम भी बोलते हैं। अकबर ने कैलीग्राफी के माहिर कलाकार मोहम्मद हुसैन अल कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी थी। कैलीग्राफी चित्रकारी को बोलते हैं। अब्दुर समद को इन्होंने अकबर ने मतलब शेरी कलम की उपाधि दी थी। और दसवंत ये अकबर के दरबार में महान चित्रकार थे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये दो मुख्य थे और दूसरे चित्रकार दसवंत तो ऊपर भी लिखा है, बसावन और अब्दुल समद एक्चुअल में रिपीट हो गया है। अब्दुल समद या अब्दुल समद और दसवंत अकबर के दरबार में महान चित्रकार थे। मतलब आप इस लाइन को इग्नोर कर सकते हैं। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के टाइम पीरियड में हुई थी और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। आगरा में एक जगह पड़ती है सिकंदरा, वहाँ पे अकबर का मकबरा और ये गुंबद विहीन मकबरा है। ये इतने पॉइंट हो गए आपको अकबर के बारे में याद रखने हैं। अब अगले हैं जहांगीर। तो जहांगीर का जो टाइम पीरियड था वो 1605 से 1627 था। इनका जन्म 1569 में हुआ था। इनकी माता हरखाबाई थी, उनको मरियम उज्जमानी भी उनका नाम था। ये आमेर के राजा बहारमल की पुत्री थी। एक्चुअल में हरखाबाई या उनका नाम जोधाबाई भी था। तो जो जोधाबाई थी उन्हीं के पुत्र थे जहांगीर। राज्याभिषेक इनका 1605 में हुआ था। इनके शिक्षक थे वो अब्दुल रहीम खान खाना थे। इनकी उपाधि, ये उपाधियाँ आपको याद नहीं रखनी है। हाँ, अगला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। न्याय की जंजीर के लिए इनको याद किया जाता है। इन्होंने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई थी। इनकी आत्मकथा है तुझके जहांगीरी, जो फारसी भाषा में लिखी है। इनके बारे में अगला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने अपने पुत्र खुसरो की सहायता के लिए जो 5वें सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उनको फांसी दी थी। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि खुसरो की सहायता करने के कारण इन्होंने जो 5वें सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उनको फांसी दी थी। इनके पुत्र खुर्रम जो हैं वो आगे शाहजहाँ के नाम से जाने गए। इनकी पत्नी जो जहांगीर की पत्नी थी वो नूर जहाँ, उनका नाम मेहरुन्निसा था। वो मिर्जा गियास बेग
ईरान से जो बिलोंग करते थे उनकी पुत्री थी नूरजहाँ। जहांगीर ने गयास बेग को एतमाद-उद-दौला की उपाधि दी थी। जो ये इनके ससुर थे मतलब मिर्जा गयास बेग, इनको एतमाद-उद-दौला की उपाधि दी थी। और आगरा में एतमाद-उद-दौला इनका मकबरा भी है, जिसको नूरजहाँ ने बनवाया था, आगे लिखा भी हुआ है। और ये पूर्णतया संगमरमर से बनी भारत की पहली बिल्डिंग है। और इसको बनाने में पितरादुरा पद्धति या शैली का प्रयोग किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आगरा में एतमाद-उद-दौला का मकबरा है वो पहला पूरी तरह से संगमरमर से बनी बिल्डिंग है और दूसरा ये पितरादुरा शैली में बनी है। अगला पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि नूरजहाँ ने अपनी मदर अस्मत बेगम से इत्र बनाने की, गुलाब से इत्र बनाने की कला सीखी थी। महाबत खां वो मुग़ल मनसबदार थे, उन्होंने जहांगीर व नूरजहाँ को बंदी बना लिया था। तो ये हो सकता है कि पॉइंट पूछ ले, बाद में वो छूट गए थे। चित्तौड़गढ़ की संधि, इसके बारे में बता ही दिया कि जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे राणा अमर सिंह, उनके और जहांगीर के मध्य हुई थी। इनकी आत्मकथा ये रिपीट हो गया। 28 अक्टूबर 1627 के भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। इनका मकबरा शाहदरा लाहौर में है। तो ये मकबरे आपको याद रखने हैं कि इसके कहाँ पे हैं। शाहदरा लाहौर में है, जो रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला जो पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जहांगीर के टाइम पीरियड में, कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसके टाइम पीरियड को कहा जाता है। तो जहांगीर के टाइम पीरियड को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और ये जो दो थे उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, इनका नाम याद रखना है। तो जो उस्ताद मंसूर थे उनका उपनाम था नादिर उल अस्त्र, और जो अबुल हसन थे उनका नाम था नादिर उल उज जमा। जो उस्ताद मंसूर थे वो पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे और जो अबुल हसन थे वो व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ थे। और दो और चित्रकारों के नाम ये भी आपको याद रखने हैं, आगा रजा और फरूख बेग। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी व्यवस्था में जहांगीर ने 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा शुरू की। इसमें बिना जात बढ़ाए मनसबदारों को अधिक सेना रखनी होती थी। 2 अस्पा में मनसबदारों को दुगुने घोड़े रखने पड़ते थे, जबकि सिंह अस्पा में 3 गुने घोड़े रखने जाते थे। सिंह अस्पा 2 अस्पा आपको याद रखना है। 2 अस्पा में दुगुने घोड़े, जितने घुड़सवार होते थे उससे दुगुने घोड़े, और सिंह अस्पा में 3 गुने। और आपको ये याद रखना है कि जो मनसबदार थे वो जो पोस्ट थी वो अनुवांशिक नहीं था, मतलब पारिवारिक नहीं था, योग्यता के आधार पे था। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी आपको याद रखना है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला जो पहला अंग्रेज था वो विलियम हॉकिंस था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में आया था और जहांगीर ने इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, किसको, विलियम हॉकिंस को। और जो दूसरा अंग्रेज था वो थॉमस रो था, वो जेम्स प्रथम का दूत बन के भारत आया था। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, विलियम हॉकिंस और थॉमस रो का। जहांगीर ने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। ये पॉइंट हो गए जहांगीर से रिलेटेड। अब हम लोग देखेंगे शाहजहाँ को। तो जो शाहजहाँ का टाइम पीरियड था वो 1627 से 1657 तक था। जन्म इनका 1592 में हुआ था। राज्याभिषेक इनका 1628 में हुआ था आगरा में। उपाधि इनको याद देखना है आपको, इन्होंने महाबत खां को खाना की उपाधि दी थी। वजीर इनके थे आसफ खां। ताजमहल की बात कर लेते हैं। हिंदू ईरानी वास्तुकला का यह उदाहरण है। और इन्होंने मुमताज़ महल, जिनको अर्जुमंद बानो बेगम भी बोला जाता है, कई बार पूछ लेता है उपनाम। तो जैसे जो नूरजहाँ थी उनका उपनाम मेहरुन्निसा था, वैसे जो मुमताज़ महल थी इनका और एक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। हुमायूं के मकबरा जो दिल्ली में स्थित है उसको ताजमहल का पूर्ववर्ती कहा जाता है। कैलीग्राफर और मुख्य स्थापत्य कलाकार आपको याद रखने हैं ताजमहल के। तो जो कैलीग्राफर थे वो अमानत खां सिराज थे और जो मुख्य स्थापत्य कला मतलब जो इसका डिजाइन तैयार किया था वो उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। शाहजहाँ के टाइम पीरियड को स्थापत्य कला का मतलब बिल्डिंग निर्माण कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, जबकि जो जहांगीर का टाइम पीरियड था उसको चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और ये कहा किसने है, ये कहा है A.L. श्रीवास्तव, इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने कहा है। और शाहजहाँ ने दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर में किले में स्थित शीश महल आदि बनवाए। तो इन्होंने क्या क्या बनवाया ये आपको याद रखना है।
इन्होंने मयूर सिंह आसन, जिसको तख्ते ताउस भी बोला जाता था, वो भी बनवाया था। जो तख्ते ताउस था उसको कौन ले गया था अपने साथ? नादिर शाह अपने साथ ले गया था। जो नादिर शाह था वो ईरान से आया था। शाहजहानाबाद की स्थापना इन्होंने किया था 1638 में। आगरा से दिल्ली अपनी स्थानांतरित की थी इन्होंने राजधानी 1638 में, और वहीं पे शाहजहानाबाद शहर की स्थापना की। और जो लाल किला दिल्ली का है वो इसी में, मतलब शाहजहानाबाद में ही बनवाया था उन्होंने। और जो आगरा की जामा मस्जिद है उसका निर्माण इनकी पुत्री जहां आरा ने करवाया था। शाहजहां के प्रमुख चित्रकारों 2 थे, इनको आपको याद रखना है, मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम। इनके दरबार में वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र 2 संस्कृत के कवि थे। जो जगन्नाथ संगीतज्ञ व हिंदी कवि को इन्होंने महाकविराज की उपाधि दी थी, और कविंद्राचार्य को सरस्वती की उपाधि दी थी। जो कविंद्राचार्य थे उन्होंने बनारस व इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर समाप्ति के लिए पंडितों का नेतृत्व किया था। राजकवि आपको याद रखने हैं शाहजहां के, वो थे कलीम, उनको अबू जलीह भी बोला जाता है। लाल खां एक संगीतज्ञ थे, उनको जहांगीर ने गुड़ समंदर की उपाधि दी थी। अब हम लोग इनके पुत्र दारा सिकोह के बारे में देखेंगे। आप लोगों ने सुना ही होगा नाम इनका। इनका नाम था शाह बुलंद इकबाल। वो सर्वाधिक विद्वान थे, मतलब शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान थे। और उन्होंने वो हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुस्लिम थे। दारा सिकोह की बात हो रही है यहाँ पे। उन्होंने भागवत गीता, उपनिषद एवं रामायण का फारसी में अनुवाद कराया तथा मजमुल बहरीन की रचना की। तो उपनिषद का सर-ए-अकबर के नाम से अनुवाद कराया। औरंगजेब शाहजहां के समय तक दक्कन का गवर्नर था। 1658 में औरंगजेब ने दारा सिकोह को दरमट के युद्ध में हराया था, और 1658 में ही अकबर ने दारा सिकोह को फिर से सामूगढ़ के युद्ध में हराया था। तो आपको 2 युद्ध याद रखने, धरमट के युद्ध और सामूगढ़ के युद्ध। 1658 में हराए थे इन 2 युद्धों में, और औरंगजेब ने इसको दारा सिकोह को। और 1659 था उसमें फाइनल रिजल्टेंट युद्ध हुआ था, जिसमें देवराय की घाटी में औरंगजेब की विजय हुई थी। शाहजहां ने बल्ख अभियान अफगानिस्तान में चलाया। तो आ सकता है कि बल्ख अभियान का संबंध कहाँ से, तो बल्ख अभियान जो शाहजहां ने चलाया था वो अफगानिस्तान में चलाया था। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे कोहिनूर हीरा पहली बार आ रहा है। मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा उपहार में दिया था। मीर जुमला का नाम आपको याद रखना है। बलबन द्वारा शुरू की गई सिजदा व पैबोस प्रथा को इन्होंने समाप्त किया था। ये मैं बलबन को पढ़ाया उस टाइम बता दिया था। और ज़मीन बोस प्रथा भी समाप्त की, और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर लगाने को भी मना कर दिया, मतलब तस्वीर लगाना ज़रूरी नहीं था। अब 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाया, और उसके बाद जो 8 साल थे शाहजहां के अंतिम, वो उनको लाल किले में कैद किया गया था, और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उनको ताजमहल में मुमताज़ महल की कब्र के बगल में दफनाया गया। लास्ट जो मुग़ल रूलर हैं वो हैं औरंगजेब। इनका टाइम पीरियड है 1658 से 1707। तो मैंने जब अकबर को स्टार्ट किया था उसमें बताया कि उनका जो टाइम पीरियड था वो 49 साल का था, और औरंगजेब का था वो भी 49 साल का था। मुग़ल काल में इन दोनों का टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा था। औरंगजेब का जन्म 1618 में दोहाद गुजरात में हुआ था, और इनका जो बचपन का अधिकतर समय था वो नूरजहाँ के साथ बीता था। नूरजहाँ मतलब जहांगीर की वाइफ। इनका पहला बार राज्याभिषेक आगरा में हुआ था, और दूसरी बार दिल्ली में हुआ था। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं कि ये सुन्नी संप्रदाय को मानता था। इस जिंदा पीर की उपाधि धारण की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस मुगल शासक ने जिंदा पीर की उपाधि धारण की थी, तो वो था औरंगजेब। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी, तो जय सिंह और शिवाजी के बीच, तो मतलब मुगलों की तरफ से जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे मराठा हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी ये आएगा। 1666 में शिवाजी आगरा के किले में उपस्थित थे, और शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा गया था। बाद में वो यहाँ से भेष बदल के निकल भी गए थे।
शिवाजी की बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की इन्होंने हत्या करवा दी थी। इससे पहले जहांगीर ने खुसरो जहांगीर का पुत्र था, उसकी सहायता के लिए उन्होंने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी। जबकि इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने की वजह से औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु जो गुरु तेग बहादुर थे उनको मरवा दिया था। 1679 में पुनः जजिया कर इसने स्टार्ट किया था औरंगजेब ने। इसने जहांआरा को साहिबाद उज जमानी की उपाधि दी थी। 1669 में औरंगाबाद में बीवी का मकबरा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बीवी का मकबरा इसने औरंगाबाद जो अभी महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ पे बनवाया था, और उसको ताजमहल की फूहड़ नकल भी बोलते हैं। दूसरा ताजमहल, नकली ताजमहल, ये सब बोलते हैं। ये बनवाया था इसने अपनी वाइफ रबिया उद दौरानी जो थी उसकी याद में बनवाया था, उसके लिए समझ लो बनवाया था उसको। एक्चुअल में जो बीवी का मकबरा उसको इसके पुत्र आजम शाह ने, लेकिन नाम औरंगजेब का ही आता है। तो यदि ऑप्शन में आजम शाह और औरंगजेब दोनों होता बाबा आजम शाह लिख सकते हैं, लेकिन आएगा नहीं ऑप्शन में, तो आप औरंगजेब ही याद रखिए। 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा की विजय प्राप्त की। अब ये समझ लीजिए कि मुगल काल का जो सबसे बड़ा एरिया था वो औरंगजेब के टाइम पीरियड में ही था, और जब इसने गोलकुंडा पे अधिकार किया उस समय वहाँ का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। एक पॉइंट और ये भी है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किलों को उसी तरह सोने की चाबियों से खोला जैसे अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। फिर औरंगजेब के पुत्र अकबर, अब अकबर सेकेंड बोला जाता है इसको, तो अकबर सेकेंड जो इसका पुत्र था उसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जो औरंगजेब था उसके बारे में कुछ मैं बातें बताता हूँ कि वो कोई भी नशा नहीं करता था, और जो वो शासन करता था उसका बेस कुरान थी। इसने सिखों पर कलमा गुदवाया और नौरोज़ का त्यौहार शुरू किया, और भांग की खेती करवाई। भांग की खेती पे बैन कराया, आप यहाँ पे लिखिए भांग की खेती पे बैन कराया। और आपको याद रखना है कि तंबाकू की खेती पे बैन करवाया था वो जहांगीर था। ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। भरतपुर राजवंश की स्थापना औरंगजेब के समय चूड़ामल ने किया। अकबर के समय शुरू हुई तुलादान प्रथा को इसने फिर से शुरू करवाया। हाँ, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसने संगीत पर पाबंदी लगा दी। देखो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं कि इसने संगीत पर पाबंदी लगा दी, लेकिन शास्त्रीय संगीत जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है मतलब इस इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, उस पर सबसे ज़्यादा जो बुक्स हैं वो इसी के टाइम पीरियड में लिखी गई। और जो औरंगजेब था वो वीणा बजाने में माहिर था। 1665 में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, और इस क्रम में उसने सोमनाथ मंदिर, बनारस का बाबा विश्वनाथ का मंदिर, मथुरा के केशवराय मंदिर जैसे मंदिर इसके टाइम पीरियड में तोड़े गए। अगला पॉइंट काफ़ी चौंकाने वाला लगेगा आपको कि इसकी सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। हिंदू सेनापति तो अकबर के भी टाइम पीरियड में थे, लेकिन इसके टाइम पीरियड में उससे भी ज़्यादा थे। औरंगजेब जो भारत था उसको दारुल हर्ब पहले बोलते थे, मतलब फ़कीरों का देश या गैर इस्लामिक देश, उसको दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था, मतलब इस्लाम का देश में बदलना चाहता था। और जो दारुल इस्लाम है उसी को इसने जिहाद माना। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फ्रांसीसी यात्री जो फ्रांकोइस बर्नियर था उसको इसने अपना चिकित्सक बनाया था। इसकी 1760 में डेथ हो जाती है, और इसका जो मकबरा है वो खुलदाबाद लाहौर में है। लास्ट पॉइंट दिया गया जजाऊ का युद्ध। इसकी मृत्यु के बाद 1707 में बहादुर शाह प्रथम और आजम शाह के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। आजम शाह मैंने बताया ना अभी कि जो बीवी का मकबरा है एक्चुअली इसके पुत्र आजम शाह ने ही बनवाया था। तो ये हो गया पूरा आपका मुग़ल साम्राज्य। काफ़ी डिटेल्ड में मैंने बताया है, इससे ये आपका जो क्वेश्चन आएगा उसके आने के पूरे चांस है। आपको इसको बार बार रिवाइज कीजिए। आपको कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।